प्रिय बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार, प्रवक्ता भूगोल, अटल बिहारी इंटर कॉलेज उन्नाव, कक्षा 11 भूगोल प्रयोगात्मक की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 11 भूगोल प्रयोगात्मक के अध्याय 7 सुदूर संवेदन के परिचय के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आपने पिछली कक्षा में वायु फोटोग्राफी के बारे में पढ़ा होगा और ये समझा होगा कि आँखों की जो अवलेखन क्षमता है, हमारे आँखों की जो ग्रहण करने की क्षमता है, उसी का एक विस्तृत रूप सुदूर संवेदन है। तो आइए हम इसके प्रमुख शिक्षण के बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो शिक्षण के जो मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सुदूर संवेदन का परिचय के बारे में, उसके बाद सुदूर संवेदन के उपयोग और सुदूर संवेदन की अवस्थाएं, संवेदक और संवेदकों के भेद के बारे में जानेंगे और संवेदन विभेदन के बारे में जानेंगे, आंकड़ा उत्पाद और प्रतिबिंब निरूपण के तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले सुदूर संवेदन के परिचय के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि सुदूर संवेदन को अंग्रेजी भाषा में रिमोट सेंसिंग के नाम से जाना जाता है। सुदूर संवेदन का सामान्य अर्थ होता है कि बिना किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए हुए उस वस्तु के बारे में आंकड़े इकट्ठा करना। वर्तमान वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में सुदूर संवेदन का उपयोग आकाश में स्थित किसी भी प्लेटफार्म, चाहे वो गुब्बारा हो, हवाई जहाज हो या ड्रोन कैमरा हो, किसी के माध्यम से किसी भूभाग का चित्र लेना या उसकी जानकारी प्राप्त करना। यह एक ऐसी उन्नत विधा है जिसके द्वारा ऊंचाई पर जाकर बिना किसी भौतिक सहायता के संपर्क में पृथ्वी के धरातलीय स्वरूपों और संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। सुदूर संवेदन का शाब्दिक अर्थ है दूर से सूचना को प्राप्त करना, अर्थात किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना ही उसके बारे में सूचना को प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। वास्तव में हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं, आँखों से पहचानते हैं और उन सब में यही सुदूर संवेदन का नियम लागू होता है। इस समय आप लोग प्रोजेक्टर को देख रहे होंगे, तो प्रोजेक्टर में भी यही नियम लागू हो रहा है सुदूर संवेदन का। आप इसको देख पा रहे हैं, इसको पढ़ पा रहे हैं, इस पर लिखे हुए चीज़ों को समझ पा रहे हैं। स्क्रीन पर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, चाहे वो खाली स्थान हो या उससे परावर्तित प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय विकिरण, इन आवेगों को ग्रहण कर रहे हैं और इसके पश्चात ये आवेग आपके मस्तिष्क में जा कर के एक प्राकृतिक कंप्यूटर, जो आपका मस्तिष्क है वह एक प्राकृतिक कंप्यूटर के समान है, वह उसका आकलन करता है और उसके साथ साथ उसका विश्लेषण आपके मस्तिष्क में होता है। तो इस विश्लेषण के जो आपको सूचना प्राप्त होती है, उस सूचना से यह पता चलता है कि स्क्रीन के काले या नीले भाग में वस्तुतः जो अक्षरों से निर्मित शब्द हैं और एवं वाक्य हैं, इन वाक्यों में जो सूचना है, इसके अर्थ को आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। तो सुदूर संवेदन का उपयोग दूसरा बिंदु है, इसको देखते हैं। तो सुदूर संवेदन का उपयोग कृषि के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में कृषि के क्षेत्र में सुदूर संवेदन का प्रयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है। देखेंगे कि फसल उत्पादन का पूर्वानुमान, वर्तमान समय में फसल उत्पादन के पूर्वानुमान लगाने में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि मौसमी सेवाओं का भी जानकारी प्राप्त करने के लिए और फसल आपदा की निगरानी करने में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। नगरीय विकास के क्षेत्र में देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के नगरों का जो मास्टर प्लान तैयार किया जाता है और शहरों के निर्माण के लिए आधारभूत जो मैप तैयार किया जाता है, उसमें सुदूर संवेदन तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आप देखेंगे, ग्रामीण विकास से संबंधित जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वर्तमान समय में सरकार जैसे नेशनल पेयजल मिशन योजना के निर्माण में इसका उपयोग कर रही है, बंजर भूमि के मानचित्र बनाने में इसका उपयोग कर रही है। महासागरों और मौसम विज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे तो इसमें भी जो है समुद्री सतह का पूर्वानुमान, तूफान आने की चेतावनी, इसके अलावा क्षेत्रीय मौसम की भविष्यवाणी, चक्रवातों आदि की जानकारी के लिए सुदूर संवेदन तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है।
आगे देखते हैं कि मानचित्रण के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि गूगल मैप के माध्यम से आप लोग जो मानचित्र प्राप्त करते हैं ये सब सुदूर संवेदन तकनीकी का ही कमाल है। तो देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जितने भी मानचित्र बनाए जाते हैं उनमें सुदूर संवेदन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। उपग्रह आधारित स्थलाकृति नक्शा आज बनाने में भी यह उपयोगी साबित हो रहा है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं सब में सुदूर संवेदन तकनीकी के माध्यम से इसका प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखेंगे इसके कौन कौन से माध्यम है। तो सुदूर संवेदन के विभिन्न माध्यम हैं। प्राचीन काल में तो गुब्बारे का प्रयोग किया जाता था चित्रों को लेने के लिए। वर्तमान में आप देख रहे हैं ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे हवाई जहाज़ का इस्तेमाल हो रहा है और कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से बड़े बड़े मानचित्रों को लिया जा रहा है। इसके अलावा सुदूर संवेदन की जो अवस्थाएं हैं तो आप जानते हैं कि जो सबसे पहली अवस्था ऊर्जा का स्रोत सूर्य। तो धरातल पर जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। तो सूर्य किसी भी वस्तु स्वभाव के विषय में सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फ्लैश गन तथा राडार में प्रयुक्त ऊर्जा बिंब। इसके अलावा अगले बिंदु पे आते हैं, स्रोत से पृथ्वी के धरातल तक ऊर्जा का जो है संचरण कैसे होता है। तो सूर्य से ऊर्जा तरंगों के रूप में विस्तारित होकर प्रकाश गति लगभग 3 लाख प्रति किलोमीटर की दर से गति करती है। इसको आप लोग जानते ही होंगे। पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है। इस ऊर्जा संचरण को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम विकिरण कहा जाता है। ऊर्जा तरंगों की लंबाई व आवृत्ति में भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता के रेखांकन को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसको वर्णक्रम भी कहा जाता है, के आकार, तरंगदैर्घ्य व आकृति में के आकार पर ऊर्जा तरंगों को निम्नांकित भागों में बांटा जाता है। आगे आप देखेंगे जिनको गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें और रेडियो तरंगे। तो इसमें जो है दृश्य किरणें नहीं पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं ये माइक्रोमीटर में दिया गया है। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी, अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो तरंगे। तो ये जो है 6 प्रकार की तरंगे इसमें पाई जाती हैं। और जो स्पेक्ट्रम पाया जाता है, जो वर्णक्रम पाया जाता है, उसमें सब 7 रंग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें दृश्य स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी रंग आप देख सकते हैं इसको, और बैंगनी रंग, इसके बाद नीला रंग, नीले के बाद फिर हरा रंग और पीला रंग, फिर लाल और अवरक्त रंग पाया जाता है। ये आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर। इसके आगे अगले बिंदु पर पृथ्वी धरातल के साथ ऊर्जा की जो अन्योन्य क्रिया होती है, आप देखे होंगे कि अंतर संचरित क्रिया ऊर्जा भूतल पर उपस्थित वस्तुओं के साथ अन्योन्य क्रिया करती है, जिससे वस्तुओं द्वारा ऊर्जा का अवशोषण, प्रेषण और उत्सर्जन होता है। हम यह भी जानते हैं कि सभी वस्तुएं संरचना, प्रकार और स्वरूप और गुणों में भिन्न भिन्न होती हैं। अगर ये भिन्न भिन्न होती हैं तो इस पे जैसे शुद्ध जल का भाग स्पेक्ट्रम के लाल और अवरक्त प्रदेशों में ऊर्जा किरणों का सर्वाधिक अवशोषण करते हैं तथा उपग्रह से प्राप्त प्रतिबिंबों में गहरे काले नजर आते हैं। जबकि जो आविल क्षेत्र है, आविल का मतलब मलिन होता है, तो मलिन जो जलाशय क्षेत्र है या मलिन जो जल के क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र जो है दृश्य स्पेक्ट्रम में गहरे नीले हरे क्षेत्रों की किरणों के अपेक्षाकृत अधिक परावर्तित करते हैं और उपग्रहों से प्राप्त प्रतिबिंबों में हल्के नीले रंग से दिखाई पड़ते हैं। अगला बिंदु है वायुमंडल में परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का प्रवर्धन। तो हम इस पे चर्चा करेंगे। जब भूपृष्ठ से ऊर्जा परिवर्तित होती है तो यह पुनः वायुमंडल में प्रवेश करती है। और हम जानते हैं कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के धूलकण और आदि उसमें व्याप्त हैं। तो वस्तुओं द्वारा परावर्तित ऊर्जा वायुमंडलीय घटकों के माध्यम से संपर्क में जब आती हैं तो यह वास्तविक या प्राप्त ऊर्जा की विशेषताओं में इनके परिवर्तन आ जाता है। यद्यपि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन व जल कण अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, जबकि धूल कणों से नीली किरणों का प्रकीर्णन होता है। अतः ऊर्जा जो या तो अवशोषित हो जाती है
या वायुमंडलीय घटक जिसको प्रकीर्ण करते हैं वह उपग्रहों में विद्यमान संवेदक तक नहीं पहुंच पाती हैं और वस्तुओं की विशेषताएं अभिलिखित यहाँ नहीं हो पाती हैं। अगला बिंदु है संवेदक के माध्यम से परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का अभिसूचन। तो हम देखेंगे कि ऊर्जा का अभिसूचन किस प्रकार से संवेदकों के माध्यम से होता है। तो इसको देखते हैं। ऊर्जा अभिलेखित करने वाले जो संवेदक होते हैं 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रहों में लगाए जाते हैं। जिनका कक्षीय परिक्रमण सूर्य तुल्यकालिक होता है। ध्यान दीजिएगा कि जिनका परिक्रमण सूर्य तुल्यकालिक होता है यह उपग्रह सुदूर संवेदन उपग्रह के नाम से जाने जाते हैं। उदाहरण के रूप में भारतीय श्रृंखला के भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। इन उपग्रहों के अतिरिक्त मौसम संबंधी आकलन व संचार के लिए भी उपग्रह भेजे जाते हैं। यह उपग्रह इस तरह स्थापित है जिनका परिभ्रमण कक्ष पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा से समायोजित होता है। यह उपग्रह अंतरिक्ष से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित हैं, जिनको हम इनसेट की श्रेणी में रखते हैं, जैसे इनसेट, जीसेट आदि। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको भू-स्थैतिक कहा जाता है। भू-स्थैतिक व सूर्य तुल्यकालिक उपग्रहों का एक तुलनात्मक बॉक्स हम आगे आपको बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दो प्रकार के उपग्रहों का कक्षीय परिक्रमण दिखलाता है, सूर्य तुल्यकालिक एवं भू-स्थैतिक, दोनों की यहाँ तुलना की गई है, आप इसको देख सकते हैं। तो कक्ष संबंधी विशेषताएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम तो चर्चा करेंगे सूर्य तुल्यकालिक जो है उपग्रह के बारे में। तो सूर्य तुल्यकालिक जिसको IRS उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसकी विशेषता क्या है? यह 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित की जाती है और इसका जो व्याप्ति क्षेत्र है वह 81 अंश उत्तरी अक्षांश से 81 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसका विस्तार है। और कक्षीय जो इसकी अवधि है प्रत्येक दिन 14 कक्षीय चक्कर ये लगा लेता है। और विभेदन की जो इसकी क्षमता है यह अस्पष्ट है, मतलब 182 मीटर से 1 मीटर, ठीक है। और इससे जो लाभ हैं भू संसाधन सर्वेक्षण और प्रबंधन के उपयोगों में जो है किसका प्रयोग? सूर्य तुल्यकालिक उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि भू-स्थैतिक उपग्रहों का प्रयोग। इनको हम इनसेट की श्रेणी में रखते हैं। इनसेट, जीसेट आदि प्रकार के जो उपग्रह हैं उनको जो है भू-स्थैतिक उपग्रह कहा जाता है। यह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। यह ग्लोब का 1/3 भाग कवर करते हैं। इनकी जो कक्षीय अवधि होती है वह 24 घंटे की होती है। यह अस्पष्ट होते हैं, 1/1 किलोमीटर में यह अस्पष्ट होते हैं और दूर संचार तथा मौसम की मॉनिटरिंग में इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? भू-स्थैतिक उपग्रहों का प्रयोग। ये आप देख सकते हैं सूर्य तुल्यकालिक कक्षा एवं तुल्यकालिक उपग्रह। तो इसमें देखेंगे जो है ये आपकी उपग्रह की दिशा दी गई है, ठीक है। ये पृथ्वी का जो घूर्णन दिया गया है, ठीक। और इसके अलावा उपग्रह भूपद चिन्ह दिया गया है। ये हल्की जो रेखा आपको दिखाई दे गई है ये क्या है? उपग्रह भूपथ चिन्ह है। इसके अलावा ये विषुववृत्त दिखाया गया है इसमें। और आप देख सकते हैं कि जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह दाएं इधर प्रक्षेपित किया गया है, इसको आप देख सकते हैं, ये वाला ये उपग्रह है और ये इसके प्रतिबिंब को, पृथ्वी के प्रतिबिंब को ले रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे प्राप्त ऊर्जा का फोटोग्राफ एवं आंकिक आंकड़ों का अभिसारण। जो भी फोटोग्राफ प्राप्त होता है उसका हम आंकिक अभिसारण कैसे करते हैं, चलिए इसको समझते हैं। तो संवेदक एक एकत्रित ऊर्जा को विद्युत क्रिया द्वारा जो है डिजिटल आंकड़ों के रूप में बिंब में बदल देता है। फिर यही आंकिक संख्याएं पंक्ति व स्तंभ में क्रमानुसार व्यवस्थित होते हैं। इन संख्याओं को आंकड़ों से निर्मित प्रतिबिंबों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको समझते हो, हमारा मस्तिष्क क्या है? एक कंप्यूटर के समान है। वह उसका जो है समझ करके उसकी व्याख्या करता, उसके बारे में बताता है। तो पृथ्वी का परिभ्रमण करने वाले उपग्रहों में लगे संवेदक एकत्र किए गए प्रतिबिंब आंकड़ों का संचरण विद्युतीय वृद्धि द्वारा संसार के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए धरातलीय केंद्रों को प्रेषित करते हैं। जो भी सूचनाएं वहां से प्राप्त होती हैं उसको क्या करते हैं? धरातलीय केंद्रों पर वो प्रेषित करते हैं। ऐसा ही एक नमूना प्राप्त का केंद्र
भारत के हैदराबाद के सादनगर में स्थित है। आंकड़ा उत्पाद से विषयानुरूप सूचना को प्राप्त करना या निकालना, जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं उनसे जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनको हम कैसे निकालेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो धरातल पर स्थित आंकड़ा संग्रहण केंद्रों में संग्रहित बिंबों को प्राप्त करने के पश्चात आंकड़े एकत्रीकरण के दौरान हुई त्रुटियों को दूर करने की कार्रवाई की जाती है। त्रुटियों को दूर करने के पश्चात शुद्ध आंकिक आंकड़ों को बिंब प्रक्रमण तकनीक की सहायता से बिंब का चाक्षुष विधि से विश्लेषण किया जाता है और व्याख्या के पश्चात अलग अलग अनुरूप में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। अगला है मानचित्र सारणी के रूप में आंकड़ों एवं सूचनाओं का अभिसारण। जो भी जो है हमको सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनका हम सारणी बनाते हैं, उनको जो है आंकड़ों की सूचनाओं को जो है अभिसारित करते हैं। तो आइए देखते हैं। विश्लेषित सूचनाओं को अंतः विषयी मानचित्रों को अलग अलग रूपों में हम रेखांकन या परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो इसमें अतिरिक्त सूचनाओं को मात्रात्मक मापन कर विभिन्न आंकड़े एवं सारणियों का निर्माण किया जाता है। संवेदक एवं उसके भेद। संवेदक वह युक्त या उपकरण है जो चुंबकीय विकिरण में ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, उन्हें संकेतकों में बदलते हैं तथा उपयुक्त आकारों में प्रस्तुत करते हैं, जो कि अन्वेषण लक्ष्यों में सूचना प्राप्त करते हैं। आंकड़ा उत्पाद के आधार पर संवेदकों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला है फोटोग्राफी और दूसरा है फोटोग्राफी रहित आंकिक संवेदक। तो फोटोग्राफी क्या है? फोटोग्राफी संवेदक मतलब जैसे कैमरा होता है, कैमरे के माध्यम से जो भी फोटो प्राप्त किए जाते हैं उस पर चर्चा करते हैं। किसी भी लक्ष्य बिंदु को एक क्षण विशेष में जो उद्भासित कर देता है या अभिलेखित कर देता है उसको हम कैमरा कहते हैं। दूसरी ओर फोटोग्राफ रहित संवेदक किसी लक्ष्य के प्रतिबिंब को पंक्ति दर पंक्ति रूप में प्राप्त करते हैं। ये संवेदक स्कैनर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अध्याय 6 में आपने जो है कैमरे के प्रकार और उसकी ज्यामिति के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा ही होगा वायो फोटोग्राफी वाले में। तो प्रस्तुत अध्याय में लेकिन हम सुदूर संवेदन के उपग्रह में प्रयोग किए जाने वाले फोटोग्राफ रहित जो है संवेदकों का ही